नमस्कार। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत है। हिमालय पर्वत और उत्तर मैदान के बाद में आज हम पठार पढ़ने वाले हैं। पठार, इन दिए हुए चित्रों को आप गौर से देखिए। इन चित्रों में दिख रही जो आकृतियां हैं वो आकृतियां आपको पहाड़ नुमा दिखाई दे रही है, लेकिन ये पहाड़ नहीं है, ये आकृतियां पठार है। ऐसी ऊंची ऊंची या ऊंचा ऊंचा धरातल वाला इलाका जो ऊपर से समतल होता है वो पठार कहलाता है, जबकि पहाड़ ऊपर से शंकुनुमा होते हैं। तो पठार की जो सटीक परिभाषा होगी वो ये होगी कि ऐसे स्थान जो आसपास के क्षेत्रों से 600 मीटर से ज्यादा ऊंचे होते हैं और ऊपर से सपाट या समतल होते हैं, वे पठार कहलाते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है और इसकी ऊंचाई के कारण इसको दुनिया की छत कहा जाता है। भारत में भी खूब सारे पठार हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार इत्यादि। आगे भारत के मानचित्र में हम प्रायद्वीपीय भारत, जिसे दक्कन का पठार कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। आइए इस मानचित्र को देखते हैं। भारत के दक्षिण में ये जो त्रिभुजाकार आकृति है, ये पूरी त्रिभुजाकार आकृति पठार है। इस पठार को गोंडवाना लैंड का ही भाग माना जाता है। इस पठार की चट्टानें पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित हैं। इस पठारी भाग को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नर्मदा नदी जो कि इस पठार के बीच में से यहाँ से गुजरती है, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में से गुजरती हैं। इस नदी के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इस भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है तथा नर्मदा नदी के दक्षिण के पूरे भाग को दक्कन पठार के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम मध्य उच्च भूमि के बारे में विस्तार से जानेंगे। मध्य उच्च भूमि पश्चिम से चौड़ाई में ज़्यादा है और पूर्व में ये चौड़ाई में थोड़ी कम है। मध्य उच्च भूमि में मुख्य रूप से मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वतमाला और इसके बिल्कुल पश्चिम में अरावली की श्रेणियां हैं और इसका पूर्व का जो ये विस्तार है ये पूरा बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है और इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार आया हुआ है। ये संपूर्ण जो भाग है, इस भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित कर रही है, जिसमें से एक भाग मध्य उच्च भूमि वो हमने अभी अभी पढ़ा है। इसके अंदर 3-4 मुख्य नदियां हैं, जिसमें सबसे पहली नदी है चंबल नदी, जो कि यमुना नदी में जाकर मिल रही है। इसके अलावा बेतवा, केन और सोन नदी, ये सारी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं और इस पठारी भाग का जो ढलान है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और इसी ढलान के अनुरूप यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। तो मध्य उच्च भूमि के बाद में अब हम पढ़ते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का आधार अगर देखा जाए तो आधार उत्तर की ओर है। ये यहाँ पर दक्कन के पठार का आधार है। उत्तर की ओर से ये चौड़ाई में ज़्यादा है, जबकि दक्षिण की ओर से ये संकरा होता जाता है।
इसमें इस पठार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इधर की जो पहाड़ियाँ हैं इसको पूर्वी घाट, और इधर की पहाड़ी को जो कि एक सतत पहाड़ी है इसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट का जो ढलान है वो पूर्व की ओर है। सारी नदियाँ आप देख सकते हैं, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नीचे कावेरी नदी, ये सारी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बह रही हैं। तो ये हो गई इस दक्कन पठार की मुख्य नदियाँ। दक्कन पठार की नदियों के बाद अब हम दक्कन पठार की कुछ पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। दक्कन पठार की पहाड़ियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। ये भाग पूर्वी घाट कहलाता है और ये वाला भाग है पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट एक सतत श्रृंखला है जो कि पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचाई में ज़्यादा है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर की ऊंचाई में है। इस कारण से ये ज़्यादा ऊंची है। भारत में प्रवेश करने वाला जो मानसून है दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करता है, वो इस पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पर घनघोर बारिश करता है, लेकिन बारिश का पानी इस ओर नहीं पहुँच पाता है। इसलिए इस भाग को वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में नीलगिरी की पहाड़ी है। यहाँ पे इस पश्चिमी घाट का सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है उसे अनाईमुडी के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसके अलावा डोडा बेटा नाम की चोटी भी यहीं पर पास में ही है, जिसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। ये इस पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम है, जैसे कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा भाग पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा थोड़ी कम है और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह सतत नहीं है। यहाँ पर खूब सारे टुकड़ों में ये टूट चुका है। उसका कारण है यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उस नदियों ने इसको बीच में से काट के रखा है। कई नदियाँ यहाँ से निकलती है जिसने इस सतत श्रृंखला को काट के रखा है। और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस क्षेत्र में खूब सारे पर्यटक स्थल है। ऊंची पहाड़ी होने के कारण खूबसूरत वादियाँ आदि कई खूब सारे पर्यटक स्थल यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इस दक्कन के पठार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी। पठार लावा द्वारा निर्मित होने के कारण ये जो बना है वो आग्नेय शैलों से बना है। लावा जब ठंडा होता है तो उसके जमने के बाद जो चट्टानें बनती है वो आग्नेय चट्टानें होती है। हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, ताप के द्वारा, जलवायु के द्वारा या कई अन्य कारणों से इन चट्टानों का अपक्षय होता रहता है। ये चट्टानें टूटती रहती हैं और इससे बनने वाली जो मृदा है वो आसपास इस चारों ओर फैल जाती है। यही कहलाती है आपके दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप यानी कि काली मृदा, ये दक्कन के पठार की मुख्य विशेषता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये था आपके भारत का प्रायद्वीप का पठार। तो इस प्रायद्वीप पठार के दो भाग आपने पढ़े, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। इस पठार का एक भाग और है जो कि भारत के उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पर स्थित है। इस पठारी भाग को गारो, खासी और जयंतिया की नाम से कुछ पहाड़ियाँ हैं तथा इस पठारी भाग को मेघालय का पठार,
कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रायद्वीपीय पठार से यहाँ पर भ्रंश के द्वारा अलग हो गया है, क्योंकि खूब सारी नदियों ने यहाँ से इस पठारी भाग को प्रायद्वीपीय पठार से अलग कर रखा है। तो इस तरह से हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम किसी अन्य भारत के भौतिक स्वरूप को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।